हम्म। क्या आप जानते हैं कि हमारे ही देश में बहने वाली एक नदी इतनी विशाल और गहरी हो सकती है कि अगर आप दिल्ली के 72 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार को उसके सबसे गहरे हिस्से में खड़ा कर दें तो वो पूरी तरह से पानी के भीतर डूब जाएगा। जी, बिल्कुल डूब जाएगा। और कुतुब मीनार के ऊपर भी कई मीटर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी होगा। है ना? कल्पना कीजिए पानी के उस अथाह आयतन की, उस प्रचंड बहाव की, जो अपने भीतर पहाड़ों को काट देने की ताकत रखता है। आज के इस गहरे अध्ययन यानी हमारे इस डीप डाइव में हम सिर्फ एक जलधारा की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 3 देशों की जीवन रेखा और प्रकृति के सबसे रहस्यमयी स्वरूप की, ब्रह्मपुत्र की। देखिए, इस नदी का पूरा चरित्र ही विरोधाभासों से भरा हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1900 किलोमीटर नहीं बल्कि 2900 किलोमीटर है, जिसमें से 916 किलोमीटर की यात्रा ये भारत की भूमि पर तय करती है। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ से गुजरता है। एकदम सही। और ये एक ही समय में जीवनदायिनी भी है और विनाशकारी भी। जब हम इसके आकार और इसके भूगोल का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो समझ आता है कि ये केवल पहाड़ों से मैदानों तक पानी का बहना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये पृथ्वी की सतह पर चल रही एक निरंतर भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हर दिन हमारे नक्शे को थोड़ा थोड़ा बदल रही है। वाह! इस कहानी की शुरुआत उस जगह से होती है जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। समुद्र तल से लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत के बर्फीले और निर्जन मानसरोवर क्षेत्र में स्थित आंगसी ग्लेशियर। इतनी ऊंचाई पर जहां तापमान हमेशा जमा देने वाला होता है, बर्फ की सिलें पिघलकर एक छोटी सी जलधारा का रूप लेती है। और आपको पता है, तिब्बत में लोग इसे बहुत आदर के साथ यारलुंग सांगपो बुलाते हैं, जिसका मतलब है पवित्र नदी। जी, यहाँ से शुरू होकर ये तिब्बत के सूखे और ठंडे पठार पर पूर्व की दिशा में सैकड़ों किलोमीटर तक बहती है। उस ऊंचाई पर इसके पानी की गति और तापमान दोनों ही इसे एक अलग तरह का इकोसिस्टम देते हैं। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, हम्म। इसका स्वरूप बदलता है। और इसी के साथ बदलती है इसके बारे में हमारी सांस्कृतिक समझ। यही वो पहलू है जो मुझे हमेशा से हैरान करता रहा है। आप किस पहलू की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारी संस्कृति में नदियों को हमेशा मातृशक्ति का प्रतीक माना गया है। हम्म। जैसे गंगा माता हो गई या यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये सभी स्त्रियां हैं जो पोषण करती हैं। लेकिन इस जलधारा को नद यानी एक पुरुष नदी का दर्जा दिया गया है। हाँ, ये बहुत अनोखी बात है। ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ ही है ब्रह्मा का पुत्र। पौराणिक कथाओं में इसे ऋषि शांतनु और उनकी पत्नी अमोघा के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ बताया गया है। लेकिन एक और कहानी भी तो है जो इसके भूगोल से बहुत गहराई से जुड़ती है। लोहित्य, या जिसे रक्त की नदी भी कहते हैं, उसकी कहानी। जी बिल्कुल, वो कहानी भगवान परशुराम से जुड़ी है, जिन्होंने अपने पाप धोने के लिए कुल्हाड़ी से पहाड़ काटकर इस जलधारा को रास्ता दिया था। और कहते हैं कि उनकी कुल्हाड़ी का खून इस पानी में घुल गया था। लेकिन अगर हम इस रक्त की नदी वाले मिथक के पीछे के विज्ञान को समझें, तो इसका कारण इस क्षेत्र की मिट्टी में छिपा है। मानसून के दौरान जब ये नदी उग्र होती है, तो ये अपने किनारों की लाल रंग की लेटराइट मिट्टी को बहुत तेजी से काटती है। सही कहा आपने। वो लेटराइट मिट्टी जब इस पानी में घुलती है तो नदी का रंग सचमुच गहरे लाल या खून जैसा हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन लोगों ने इसके इस खौफनाक लाल रूप को देखकर इसे लौहित्य नाम दिया। और रही बात इसके पुरुष होने की, तो वो इसके प्रचंड आक्रामक और पहाड़ों को चीरकर रास्ता बनाने वाले रौद्र स्वभाव का मानवीकरण है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्राचीन विज्ञान और भूगोल को कथाओं के रूप में सहेज कर रखा गया। बिल्कुल। और अगर हम इसके भौगोलिक रास्तों को एक नक्शे पर उकेरें तो आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे। श्रोताओं, ये तथ्य परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक नदी की पहचान हर सीमा के साथ बदल जाती है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। हम्म। तो तिब्बत की यारलुंग सांगपो जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो सियांग या दिहांग बन जाती है। और असम की घाटी में आते ही ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फिर जैसे ही ये बांग्लादेश की सीमा लांघती है, ये जमुना हो जाती है। जी। और अंत में
पद्मा यानी गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी के खारे पानी में अपना अस्तित्व विलीन कर देती है। इसके ये अलग-अलग नाम इसके अलग-अलग मिजाज को दर्शाते हैं। मिजाज से आपका मतलब इसके शांत और रौद्र रूप से है? हाँ, जैसे तिब्बत में ये दुनिया की सबसे खौफनाक और गहरी घाटियों में से एक का निर्माण करती हैं, जिसे यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन कहते हैं। ये घाटी 5046 किलोमीटर लंबी और 6009 मीटर गहरी है। 6009 मीटर, बाप रे। अगर हम इसकी तुलना अमेरिका के उस मशहूर ग्रैंड कैनियन से करें, जिसे देखने लोग दुनिया भर से जाते हैं, तो ये उससे कई ज्यादा विशाल और गहरी है। पर एक नदी 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा कैसे खोद सकती है? इसके पीछे एक बहुत ही लंबी भूवैज्ञानिक टाइमलाइन है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी पुरानी है। इसे पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहा जाता है। अच्छा, मतलब हिमालय बनने से पहले से ये वहां बह रही है। जी बिल्कुल। लाखों सालों में जब टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हिमालय के पहाड़ धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे, तो ये नदी लगातार बहती रही। पहाड़ ऊपर उठते गए और नदी आरी की तरह उन्हें नीचे की तरफ काटती रही। क्या बात है! इसी निरंतर टकराव ने 6 किलोमीटर गहरी इस घाटी को जन्म दिया। हाँ, और इसकी गहराई और दुर्गमता इतनी ज्यादा है कि तिब्बती संस्कृति में इस जगह को शांग्रीला यानी पृथ्वी का छिपा हुआ स्वर्ग माना जाता है। कोई भी आम इंसान वहां तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। और इसी दुर्गम इलाके में ये नदी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी भी आम इंसान को हैरत में डाल दे। नमचा बरवा पर्वत के पास ये नदी हिमालय के बीचों बीच एक एकदम तीखा यू टर्न लेती है और सीधे भारत की तरफ मुड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे पानी ने पत्थर के दीवार में कोई गुप्त दरवाजा ढूंढ लिया हो, है ना? लेकिन ये यू टर्न कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये हिमालय के फॉल्ट लाइंस यानी जमीन की दरारों का नतीजा है। और इसी मोड़ के पास ऊंचाई में एक बहुत भयानक गिरावट आती है। नदी हजारों मीटर की ऊंचाई से अचानक नीचे गिरती है। बिल्कुल। इसी ऊंचाई से गिरने के कारण इसका जल प्रवाह 19,300 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाता है। 19,300 घन मीटर प्रति सेकंड। इसे समझना हो तो कल्पना कीजिए कि हर एक सेकंड में हजारों पानी के ट्रक एक साथ अपना पूरा पानी उंडेल रहे हों। यही वो प्रचंड ताकत है जो 115 मीटर गहरे गड्ढे बना सकती है और कुतुब मीनार जैसी इमारतों को लील सकती है। हाँ, और पहाड़ों से इतनी खौफनाक तेजी से उतरने के बाद जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश को पार करके असम के समतल मैदानों में आती है, तो इसके भौतिक रूप में एक बहुत ही नाटकीय बदलाव आता है। वो कैसे? जो नदी पहाड़ों के बीच एक संकरी घाटी में बह रही थी, वो अचानक इतनी चौड़ी हो जाती है कि कुछ जगहों पर इसके एक किनारे से दूसरा किनारा नजर ही नहीं आता। जी। ये फैलाव 10 किलोमीटर तक हो सकता है। 10 किलोमीटर? हालांकि मैंने पढ़ा था कि गुवाहाटी के पास ये सिमट कर सिर्फ 1 किलोमीटर संकरी रह जाती है। जी, इस फैलाव के पीछे का विज्ञान गति और गुरुत्वाकर्षण का सीधा सा नियम है। जब नदी खड़ी ढलान से नीचे गिर रही होती है, तो उसमें बहुत अधिक काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, और उसी ऊर्जा के दम पर वो पहाड़ों को काटती है और अपने साथ चट्टानों के टुकड़े, मिट्टी और गाद, जिसे हम सिल्ट कहते हैं, वो बहा कर ले आती है। बिल्कुल। हर साल ये नदी लगभग 400 मिलियन टन गाद अपने साथ खींच लाती है। लेकिन जैसे ही ये असम के समतल मैदानों में प्रवेश करती है, जमीन की ढलान खत्म हो जाती है। और ढलान खत्म होने से पानी की रफ्तार एकदम धीमी पड़ जाती है और पानी में इतना भारी मलबा उठाने की ताकत नहीं बचती। से मुख्य जलधारा छोटी छोटी अनगिनत धाराओं में बढ़ जाती है ना। ये धाराएं आपस में एक मोटी रस्सी की तरह गुंथ जाती हैं। इसी को भूगोल की भाषा में गुम्फित जलमार्ग या ब्रेडेड चैनल्स कहा जाता है। जी, ये गुम्फित जलमार्ग ही इस नदी को उसका विशाल और जटिल आकार देता है। और आपको पता है, इस नदी में एक और बेहद दुर्लभ भौतिक घटना होती है, जिसे टाइडल बोर या समुद्री ज्वार कहते हैं। अच्छा, समुद्री ज्वार तो समुद्र में आता है ना? हाँ, लेकिन दुनिया की बहुत कम नदियों में ये देखा जाता है। बंगाल की खाड़ी का आकार एक कीप या फनल की तरह है। जब समुद्र में हाई टाइड आता है, तो समुद्र का पानी एक विशाल दीवार का रूप लेकर वापस नदी के बहाव के विपरीत दिशा में तेजी से धकेला जाता है। अरे वाह! यानी नदी का अथाह पानी और समुद्र का ये धक्का जब आपस में टकराते हैं, तो एक बहुत ही शक्तिशाली और शोर मचाने वाली लहर पैदा होती है। समंदर से मीलों दूर एक नदी के अंदर समुद्र की लहरों का उठना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल,
लेकिन वापस उस गाद और मलबे पर आते हैं। जब नदी के बीच में इतना मलबा जमा होता है तो जाहिर है जमीन के टुकड़े बनेंगे, और इन्हीं मलबों के ढेरों से जन्म होता है माजुली का। माजुली ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये 352 वर्ग किलोमीटर में फैला विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है। असम की नव वैष्णव संस्कृति का केंद्र और भारत का इकलौता ऐसा द्वीप जिसे बाकायदा एक जिला घोषित किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि माजुली का निर्माण भले ही इसी नदी ने किया है, आज ये द्वीप उसी नदी के कहर का शिकार है। नदी के पानी का उग्र बहाव और हर साल आने वाली बाढ़ इस द्वीप के किनारों को बहुत तेजी से काट रही हैं। जिसे हम सॉइल इरोजन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। पानी का वो 19,300 घन मीटर प्रति सेकंड का धक्का इतना जोरदार होता है कि किनारे की मिट्टी पानी में घुलकर बह जाती है। ये द्वीप लगातार सिकुड़ रहा है। यही कारण है कि इस द्वीप को बचाना आज अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। और जब हम इसे बचाने की बात करते हैं तो जादव पायेंग और उनके मौलाई फॉरेस्ट का नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, एक अकेले इंसान ने ये समझ लिया था कि इस कटाव को कंक्रीट की दीवारें नहीं बल्कि पेड़ों की जड़ें ही रोक सकती हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बंजर रेतीली जमीन पर एक पूरा जंगल उगाने में लगा दी ताकि पेड़ों की जड़ें उस जमीन को कस कर पकड़ लें। जी, प्रकृति से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका प्रकृति के ही औजारों का उपयोग करना है, जो जादव पायेंग ने किया। और देखिए, एक तरफ जहां ब्रह्मपुत्र माजुली जैसा सबसे बड़ा आबाद द्वीप बनाती है, वहीं गुवाहाटी के पास ये दुनिया का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप उमानंद भी बनाती है। इतने बड़े जल साम्राज्य को देखकर एक सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये कि क्या ये सारा पानी सिर्फ उसी एक आंकसी ग्लेशियर से आ रहा है? बिल्कुल नहीं। इस जलधारा को ब्रह्मपुत्र बनाने के पीछे दर्जनों सहायक नदियों का एक विशाल नेटवर्क काम करता है। दाएं तट से सुबनसिरी, कामिंग मानस और तीस्ता इसमें अपना पानी उंडेलती हैं, और बाएं तट से धनसिरी, कोपिली, लोहित और दिबांग आकर मिलती हैं। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तकनीकी पहलू है। जब ये नदी हिमालय से नीचे असम में उतरती है तो इसका नाम सियांग होता है। तकनीकी रूप से ये सियांग नदी तब तक ब्रह्मपुत्र नहीं कहलाती जब तक इसमें लोहित और दिबांग नदियां आकर अपना जल नहीं मिला देती। सही कहा। इन तीनों के संगम के बाद जो रासायनिक और भौगोलिक मिश्रण तैयार होता है, उसी महाजलधारा को आधिकारिक तौर पर ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और जब इन सारी सहायक नदियों का पानी एक ही मुख्य चैनल में आता है तो मानसून के महीनों में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तब ये नदी अपनी दोहरी प्रकृति का सबसे भयंकर रूप दिखाती है, क्योंकि नदी का तल उन 400 मिलियन टन गाद की वजह से उथला हो चुका होता है। इसलिए उसमें अतिरिक्त पानी को संभालने की क्षमता नहीं होती। पानी किनारों को तोड़कर बाहर मैदानों में फैल जाता है। यही कारण है कि असम में हर साल इतनी विनाशकारी बाढ़ आती है जो बस्तियों और जीवन को तबाह कर देती है। लेकिन देखिए, जब ये विनाशकारी बाढ़ उतरती है तो वो अपने पीछे जीवन का एक नया चक्र छोड़ जाती है। बाढ़ का पानी अपने साथ हिमालय से जो खनिज और जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल लेके आता है, वो पूरे असम के मैदानों में एक परत की तरह बिछ जाती है। ये मिट्टी किसी प्राकृतिक खाद से कम नहीं है। इसी उपजाऊ मिट्टी के कारण असम में चावल की बम्पर खेती होती है और दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय उगाई जाती है। मतलब इस बाढ़ के बिना असम की कृषि अर्थव्यवस्था का कोई वजूद ही नहीं है। जी, इसी बाढ़ के चक्र पर निर्भर है। काजीरंगा और डिब्रू साइकोवा जैसे विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स इसी नदी के बेसिन में हैं। जहां काजीरंगा का एक सींग वाला गैंडा, एशियन हाथी और बंगाल टाइगर जैसे जीव इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। यहां उगने वाली लंबी एलिफेंट ग्रास को हर साल इस बाढ़ के पानी से नमी और पोषक तत्व मिलते हैं। जी, और सर्दियों में हजारों किलोमीटर दूर से साइबेरियन क्रेन और पेलिकन जैसे प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। लेकिन इस पूरी जैव विविधता में सबसे खास जीव पानी के भीतर रहता है। आप गंगा नदी डॉल्फिन की बात कर रही है ना, जिसे स्थानीय लोग सुसु या ज्यू कहते हैं। हाँ, एक ऐसा स्तनधारी जीव जो एक विशाल, उफनती और गाद से भरी मटमेली नदी में रहता है, लेकिन वो पूरी तरह से अंधा है। उसकी आंखों में लेंस ही नहीं होते। तो फिर वो तैरता कैसे है? मेरा मतलब है, वो अपना शिकार कैसे ढूंढता है? क्योंकि गाद और मलबे से भरे नदी के पानी में रोशनी बहुत दूर तक नहीं जा सकती, इसलिए आंखों का विकास होना वैसे भी बेमानी होता। इसलिए प्रकृति ने इन्हें इको लोकेशन की अद्भुत क्षमता दी है।
इकोलोकेशन, जैसे चमगादड़ इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही। ये डॉल्फिन पानी के भीतर ध्वनि तरंगे या साउंड वेव्स छोड़ती हैं। जब वे तरंगे किसी मछली, पत्थर या जाल से टकराकर वापस लौटती हैं, तो डॉल्फिन का दिमाग उस गूंज को पढ़कर अपने आसपास का एक पूरा सोनार मैप तैयार कर लेता है। इसी तकनीक से वे शिकार करती हैं। अरे वाह! और इन डॉल्फिन का उस नदी में मौजूद होना कोई मामूली बात नहीं है। ये टॉप प्रेडेटर्स हैं और केवल बेहद साफ और ऑक्सीजन से भरे मीठे पानी में ही जिंदा रह सकती हैं। अगर नदी के पानी में जहरीले रसायन या प्रदूषण बढ़ता है, तो सबसे पहले ये डॉल्फिन मरना शुरू होती हैं। जी, और आज मछुआरों के जाल, प्रदूषण और जगह-जगह बन रहे बांधों के कारण ये जीव गंभीर खतरे में है। सूसू डॉल्फिन का मरना इस बात का अलार्म है कि नदी का इकोसिस्टम दम तोड़ रहा है। और जब हम बांधों का जिक्र करते हैं, तो हम पर्यावरण से निकलकर सीधे जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति के जटिल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। इतने बड़े जल प्रवाह को नियंत्रित करना हमेशा से इंसानों की महत्वाकांक्षा रही है। बिल्कुल। भारत ने अपने पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से जोड़ने और इस जल शक्ति का उपयोग करने के लिए बड़े निर्माण किए हैं, जैसे राष्ट्रीय जल मार्ग 2, जो सादिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबा है। वो माल ढुलाई का एक बड़ा साधन बन गया है। इसके साथ ही बोगीबिल पुल, जो भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है, और लोहित नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लंबा भूपेन हजारिका सेतु, एक गुम्फित जलमार्ग जो हर साल अपना रास्ता बदलता हो, जिसकी गहराई और चौड़ाई का कोई भरोसा न हो, उसके ऊपर 9 किलोमीटर लंबे कंक्रीट के खंभे खड़ा करना इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जी, पर इन पुलों और जलमार्गों से परे एक और ढांचागत खेल चल रहा है जो देशों की सीमाओं से जुड़ा है। भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। वो ग्रेट बैंड वाली जगह पे ना? हाँ, भूगोल को याद कीजिए। नदी नमचा बरवा पर्वत के पास ग्रेट बैंड या यू टर्न लेती है। इस तीखे मोड़ पर ऊंचाई तेजी से घटती है, जिसका मतलब है कि यहाँ पानी की ताकत अपने चरम पर होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ये दुनिया की सबसे मुफीद जगह है। और चीन ठीक इसी जगह पर विशाल बांध बना रहा है। चीन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि नदी पहले उसके इलाके से होकर गुजरती है, यानी वो अपर रिपेरियन है। भारत निचले इलाके में है, और यही भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता का कारण है। बिल्कुल, क्योंकि अगर चीन अपने बांधों के जरिए पानी रोक लेता है, तो सूखे के महीनों में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। और इसका उल्टा और भी भयानक है। अगर मानसून के समय, जब नदी में पहले ही बहुत पानी होता है, चीन अचानक अपने बांधों के दरवाजे खोल दे, तो असम और अरुणाचल प्रदेश में ऐसी विनाशकारी फ्लैश फ्लड आएगी जिसे संभालना लगभग नामुमकिन होगा। देखिए, स्थिति की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के बीच इस विशाल नदी को लेकर कोई भी आधिकारिक जल बंटवारा संधि मौजूद नहीं है। कोई भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है। जी नहीं। दोनों देशों के बीच सिर्फ एक समझौता ज्ञापन है, जिसके तहत चीन मानसून के दौरान हाइड्रोलॉजिकल डेटा यानी पानी के स्तर की जानकारी साझा करता है। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से भारत को पता चलता है कि ऊपर से कितना पानी आ रहा है और निचले इलाकों को खाली कराने के लिए कितना समय बचा है। बिल्कुल, लेकिन एक पक्की संधि का न होना इस पूरी स्थिति को एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा बना देता है। यानी ये नदी सिर्फ भूवैज्ञानिक रूप से ही गहरी नहीं है, बल्कि इसके पानी में कूटनीति और देशों की सुरक्षा भी उतनी ही गहराई से उलझी हुई है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक साथ रखकर देखें, तो 5200 मीटर की ऊंचाई से शुरू होकर 6 किलोमीटर गहरी घाटी को चीरती हुई 10 किलोमीटर चौड़े मैदानों में फैलने वाली ये जलधारा सिर्फ एक नदी नहीं है। जी, ये अपने आप में एक पूरा महाद्वीप है। जब ये अंत में गंगा के साथ मिलती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। इसके पानी में सिर्फ मलबा और गाद ही नहीं बहती, बल्कि सदियों की संस्कृति भी बहती है। नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर जैसी आस्था हो, या मिसिंग जनजाति का एलिएलिगांग उत्सव, सब कुछ इसी जलधारा के इर्द गिर्द पनपा है। सही कहा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा विचार उभर कर आता है, वो ये है कि इतिहास में युद्ध जमीन और तेल के लिए लड़े गए हैं। जी। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां साफ पानी तेजी से कम हो रहा है और नदियां इतनी ताकतवर हैं कि वे देशों को जीवन भी दे सकती हैं और डुबो भी सकती हैं, क्या भविष्य की सबसे बड़ी भू राजनीतिक लड़ाइयां इस बहते हुए पानी पर कब्जे के लिए होंगे?
ये तो बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल। क्या आने वाले समय में दुनिया के नक्शे जमीन की सीमाओं से नहीं बल्कि नदियों के प्रवाह से तय होंगे? श्रोताओं, इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये नदी जो अपने भीतर कुतुब मीनार को आसानी से निगल सकती है, वो अपने भीतर भविष्य के अनगिनत रहस्य और चुनौतियां भी समेटे हुए है। जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी क्विज। पहला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? और दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो JS71 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।